हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस एग्ज़ाम 2021 से एक और शिफ्ट का इंग्लिश वाला सेक्शन। ये पेपर आया था 6 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट में। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। ये 2-3 एग्ज़ाम हैं जो कि मैंने क्लियर किए हुए हैं। आइए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। माई कंपनी बिलीव्स दैट नो वन शुड टर्न अप लेट फॉर वर्क। मेरी कंपनी, बिलीव होता है विश्वास और बिलीफ एक नाउन है। मेरी कंपनी विश्वास, दैट नो वन की किसी को भी आना चाहिए, टर्न अप होता है आना या फिर प्रकट होना, तो आना चाहिए लेट फॉर वर्क, काम पर लेट। अब आपको देखना है कि क्या आप इस बिलीफ को, जो कि है बिलीफ्स, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट है बिलीव्स, दूसरा है बिलीफ और चौथा है बिलीविंग। देखिए, बिलीविंग बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, जैसे कि इजारम या वाज वर्ब के बिना, या फिर और तमाम तरह के जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, उनके बिना यूज़ नहीं हो सकती है ना। तो बिलीव के स्थान पर आप बिलीविंग तो यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि ये है एक नाउन। माई कंपनी के बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए एक वर्ब, माई कंपनी बिलीव, और उसके साथ भी चूंकि ये सिंगुलर है तो आना चाहिए माई कंपनी बिलीव्स, जो कि है ऑप्शन फर्स्ट। मेरी कंपनी का ये विश्वास है, मेरी कंपनी ये विश्वास रखती है कि किसी को भी काम पर लेट नहीं आना चाहिए। नाउन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेफ्टी मेजर्स, जो सुरक्षा उपाय हैं, प्लूरल है, मेजर और मेजर्स, ये है सुरक्षा जो उपाय हैं। मेक्स रिस्की, रिस्की होता है खतरनाक कार्य, लेस रिस्की, जो रिस्की एक्टिविटीज़ हैं उनको कम रिस्की बनाते हैं। क्या? सुरक्षा उपाय। अब देखिए, मेजर्स है प्लूरल, उसके साथ में इन्होंने मेक और उसकी साथ एस का यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो हम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ है क्या सब्जेक्ट? यहाँ तो सब्जेक्ट प्लूरल है, मेजर्स। अगर मेजर होता तो ठीक था, अगर ये एस ना होता तब तो सब ठीक था। लेकिन चूंकि यहाँ एस है तो आप या तो इसको गलत मानिए या इसको गलत मानिए, कि या तो यहाँ से एस हटाइए या यहाँ से एस हटाइए। तो दोनों ही परिस्थिति में जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो है ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन में आपको बताना है मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है, जिनकी स्पेलिंग गलत है वो वर्ड्स बताने हैं इस सेंटेंस में। द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इज इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। अब इसमें आपको देखना है कि स्पेलिंग गलत किस किस की हो सकती है। देखिए, दास सही है, एंटी सही है, टेररिस्ट में ये नहीं आता। यहाँ नियम लागू होता है कि अगर आगे पीछे वोवल है तो बीच में डबल यूज़ होगा। तो यहाँ वोवल, यहाँ वोवल, तो ये डबल होना चाहिए था। टेरर में वैसे भी डबल आर आता है, तो एक तो ये गलत हो गया। एक स्क्वाड की स्पेलिंग भी गलत है। इन्वेस्टिगेटिंग नहीं होता, इन्वेस्टी टी होता है, टी आई, इन्वेस्टिगेटिंग, तो एक ये गलत है। तो 3 वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, बाकी सब सही है। अब ऑप्शंस में से देखते हैं कहाँ सही हमको ऑप्शन में मिल रही हैं तीनों स्पेलिंग। द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, सबसे पहले देखिए टेररिस्ट की स्पेलिंग यहाँ सही है, स्क्वाड की लेकिन स्पेलिंग गलत है, ए आता है ओ नहीं आता, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, एंटी सही है, टेररिस्ट सही है, स्क्वाड सही है यहाँ पे, और इज इन्वेस्टी टी आई भी है, बाकी भी सही है। तो ऑप्शन सही तो ये है, बाकी आपके पास समय है तो थर्ड और फोर्थ को भी आप एग्जामिन कर लेते हैं। अब हमारे पास तो समय ही समय है। द एंटी टेरोरिस्ट, रिस्ट नहीं है, ईस्ट है, तो ये गलत हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ चौथे में देखते हैं क्या गलत है। द एंटी टेररिस्ट, यहाँ डबल आर लगा दिया इन्होंने, यहाँ तो एक भी आर नहीं है थर्ड में, और यहाँ लगा दिया डबल आर, तो ये भी गलत है। तो जो सही आंसर है वो हम पहले ही देख चुके हैं, जो कि है ऑप्शन 2। फोर्थ है क्वेश्चन, इसमें इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन हिज मेमोir एटनबरो सेड दैट लीजा वुड हैव बीन 11 इफ शी वाज विद अस टुडे। अपने मेमोआ होता है ए हिस्टोरिकल अकाउंट, या मतलब कोई भूतकाल की बात है ना, फॉर पर्सनल नॉलेज, अपने किसी व्यक्तिगत ज्ञान के लिए कोई भूतकाल की बात। तो या फिर कह सकते हैं आप इसको याद, कि अपनी यादों में
जो एटनबर्ग है उसने कहा कि लीजा वुड हैव बीन 11, लीजा 11 साल की होती इफ़ शी वाज विद अस टुडे, अगर वो हमारे साथ होती तो। देखिए इस सेंटेंस में जो दिया है ना पूरा का पूरा, इसमें दो चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। एक तो कंडीशनल क्लॉज के बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे आप। दूसरा ये है कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की संरचना, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। देखिए दैट का अगर यूज़ इनडायरेक्ट में करते हैं आप लोग, तो ये जो डबल कोटेशन मार्क हैं इनको बोला जाता है डबल कोटेशन मार्क, और ये होता है सिंगल कोटेशन मार्क। तो ये जो डबल कोटेशन मार्क हैं ये आते हैं डायरेक्ट टेंस में। इनडायरेक्ट में या तो आप दैट का यूज़ करिए, तो उस स्थिति में इनका यूज़ नहीं होता। तो इसका मतलब है कि एक तो आप इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं कोटेशन मार्क का, तो दैट को हटाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने पढ़े होंगे कंडीशनल क्लॉज या फिर कंडीशनल सेंटेंस, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने, चार तरह के होते हैं ना। देखिए जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फिर उनको बोला जाता है, जीरो को बोला जाता है जहाँ पे बात सच्ची हो, जैसे कि अगर तुम रोज़ ब्रश नहीं करते हो तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट ब्रश डेली यू गेट कैविटीज़, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनाया जाता है। दूसरा होता है प्रेजेंट लाइकली, जिसमें जो इफ़ वाली क्लॉज होती है वो तो होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है रिजल्ट वाली क्लॉज, कि अगर तुम रेस्ट करते हो तो तुम अच्छा महसूस करोगे। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। तो इसमें जो इफ़ वाली क्लॉज है वो आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो मेन क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज है वो आती है विल और शैल के साथ में, और साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद होती है प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन, जिसमें कि आप यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, पास्ट इंडेफिनेट और साथ में वुड। और तीसरा होता है पास्ट कंडीशन, जिसमें कि आप जो इफ़ वाली क्लॉज है हैड का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें करते हैं आप वुड प्लस हैव प्लस बीन का। अब हम लोगों ने तो यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि इफ़ शी वाज विद अस टुडे, अगर वो हमारे साथ होती, तो होती वाली सेंस में या तो आप हैड का यूज़ करिए अगर इन्होंने वुड हैव बीन दिया है तो, या फिर वर का यूज़ करिए इफ़ शी वर, और वर्क की वाली सेंस में आप इसका यूज़ नहीं करते। तो अब ऑप्शन से हम लोग क्लियर करेंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए एटनबर्ग या एटनबोरो सेड दैट, कि दैट के साथ में इन्होंने फिर यूज़ किया है, तो इसको तो ख़त्म कर देते हैं। तो एटनबोरो सेड ये सही हो सकता है, लीजा वुड हैव बीन 11 इफ़ शी वाज, क्या इतना ये हो सकता है, या फिर फोर्थ हो सकता है लीजा वुड हैव बीन 11 इफ़ शी वर। अब आपको देखना है इन दोनों में से, क्योंकि इसको और इसको तो हम इसलिए एलिमिनेट कर चुके हैं क्योंकि दैट के साथ इन्होंने डबल कोटेशन मार्क का यूज़ किया है, जो कि गलत है। अब एक चीज़ आप ये समझिए कि हम लोग प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन में सेकंड, या फिर जो हमारा पास्ट अनलाइकली कंडीशन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं ना कि अगर ऐसा होता तो मैं तुमको ये कर देता, कि इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प यू, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। मैं हूँ नहीं, अगर होता तो कर देता। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि उसमें हम वाज का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं वर का, ठीक है, और उसके साथ हम करते हैं वुड का, वुड प्लस हैव प्लस बीन का यूज़ तो नहीं करते। लेकिन भैया एसएससी सर्वे सर्वा है, और इंटरनेट पे अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि सेकंड और थर्ड को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने मिक्स ही किया है, ये तो है सेकंड कंडीशनल क्लॉज और ये है थर्ड, यानी कि ये तो है प्रेजेंट अनलाइकली और ये है पास्ट कंडीशन से, ठीक है। तो दोनों को मिक्स कर रखा है। अब चूंकि हम ये फर्स्ट और सेकंड को तो पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, किस ग्राउंड पे, कि दैट के साथ ये यूज़ हुआ है, और इन दोनों में भी जो अप्रोप्रिएट है, मोर अप्रोप्रिएट है, वो है ऑप्शन 4। बाकी आप ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर होता एक ऑप्शन में इफ़ शी हैड बीन, मतलब अगर इन्होंने जैसा हम लोग पढ़ते आए हैं वैसे ही ये बनाते कि भैया सेकंड क्लॉज में वर्क के साथ प्लस वुड का यूज़ करते, और जो हमारी थर्ड कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें हेड के साथ में और साथ में वुड प्लस हैव प्लस बीन, इस तरीके से यूज़ करते। तो वो तो सही है ही, हमने पढ़ा है, लेकिन आप ध्यान दे लीजिए कि इन्होंने मिक्स करके भी बनाया है, तो वो भी सही है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो हम डिटेल में एक अलग वीडियो इसको में डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं। सही आंसर आप लोगों ने समझ लिया ना, ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट है
सिनोनिम बताना है ऑब्स्ट्रक्ट का। ऑब्स्ट्रक्ट होता है रोड़ा अटकाना, बाधा डालना। अनक्लॉग, क्लॉग होता है जाम हो जाना। जैसे कि कोई सिंक वगैरह क्लॉग हो गई, जाम हो गई, तो उसको बोला जाता है क्लॉग हो जाना। अनक्लॉग होगा जाम खोल देना, है ना, बाधा को निकाल देना। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाधा डालने की, तो उसके सिनोनिम की, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो उसका एंटोनिम हो सकता है। कर्ब होता है रोकना, दबाना, है ना, तो ये हो सकता है। बाकी थर्ड और फोर्थ को पहले एग्जामिन करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे, फाइनलाइज करेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। रिप्लेस होता है किसी चीज़ को बदल देना, उसका स्थान बदल देना। रिलीज होता है मुक्त करना। तो ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम कर्ब होगा कि नहीं होगा? कर्ब ही बन रहा है, बाकी तो मीनिंग ही उथल पुथल है चारों के। कोई सिनोनिम है, कोई एंटोनिम है, तो कोई इर्रेलेवेंट है। तो जो सिनोनिम है वो क्या है इसका? कर्ब। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। इसमें आपको एरर बतानी है। ह्यूमन बीइंग आर द प्रोड्यूसर्स, जो जनक होते हैं, जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर। एंड द कंज्यूमर, और जो किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर। जो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके उत्पादक और यूज़ करने वाले, कंज्यूम करने वाले, दोनों ही क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है ह्यूमन बीइंग्स। तो अब इन्होंने आर भी यूज़ किया है यहाँ पे। आप इसको इज नहीं कर सकते कि भाई आप कहने लगे कि बीइंग को बीइंग ही रहने दें और इज कर दें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्लूरल आगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये है प्लूरल। तो आप इसको करेंगे क्या? सीधा सीधा सा बाकी सभी सेंटेंस सही हो जाएगा, बस बीइंग को बीइंग्स कर दीजिए। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड है। द ओशियन वेव्स, जो समुद्र की लहरें थी, स्वेल्ड, स्वेल होता है फूल जाना या ऊपर उठना। अब समुद्र की लहरों के लिए फूलना तो नहीं होगा ना, है ना, चोट वगैरह पे स्किन फूलती है, कोई गुब्बारा फूलता है। तो यहाँ तो ओशियन वेव जो है ऊपर उठने से मतलब है कि बहुत ऊंची उठ गई। एंड रीच्ड, और पहुँच गई, डैश हर हेड, एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो पहुंची कहाँ पहुंची? एट हर हेड, अमंग हर हेड, अपॉन हर हेड, या फिर अबव हर हेड। देखिए अमंग का तो कोई मतलब बनता नहीं है। एट, अपन, अबव, तीनों में से जो सही है सिर के ऊपर। एट हायर प्लेस, हमने कल की वीडियो में अबव को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अबव का मतलब है एट हायर प्लेस। जैसे कि जो यहाँ पर है कि रीच्ड अबव हर हेड, उसके सिर के ऊपर पहुँच गई जो लहरें थी। चलिए ऑप्शन 4 को सही करते हैं टिक और बढ़ते हैं आगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एक ही वर्ड है, डिस्टॉर्ट किया हुआ है, वर्ड है असेंबली। अब उसकी सही स्पेलिंग क्या होती है वो आपको देखनी है। मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए आपको कि सही स्पेलिंग क्या होती है। उससे पहले असेंबली का मतलब जान लो, होता है सभा या फिर समागम, ठीक है। तो असेंबली की जो सही स्पेलिंग है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ASS, ये है असेंबली में डबल एस आता है, तो डबल एस है इसमें, और खाली सिंगल एम आता है, एम्बली। तो सही ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, हमें हर प्रत्येक चीज़ को या फिर सब कुछ क्यों छोड़ देना चाहिए? क्यों चाहिए हमें छोड़ देना सब कुछ? सो आपको देखना है कि क्या आप गिव अप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो शुड के साथ में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अगर हम लोग ऑप्शन फर्स्ट को सही मानते हैं तो वो हो नहीं सकता सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है गिव्स। शुड के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS का यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो जो सही आंसर है वो है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। शुड के साथ आप सेकंड का भी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, गिव, गेव, गिवन, और थर्ड का भी नहीं कर सकते। तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इफ़ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल। देखिए ये भी क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंडीशनल क्लॉज से रिलेटेड, और इसमें भी इन्होंने मिक्स कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मुझे आई हैड बीन नहीं दिखाई दे रहा। अगर हैड होता तब तो बहुत सही था, ये थर्ड वाला बन जाता, लेकिन यहाँ पर है वर, वुड, एम, कुड। तो इसमें भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या होना चाहिए? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है एंटोनिम बताइए डीके का। डीके होता है
डेस्ट्रॉय हो जाना, नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना। हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो होता है क्षरण होना। ऑप्शन देखते हैं, ब्रेक डाउन टूट जाना, डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेशन होता है इकट्ठा होना, और डिसइंटीग्रेट मतलब धीरे धीरे अलग होना। ग्रोथ होता है बढ़ना, और स्पॉयलेज स्पॉयल से निकल के आया है खराब होना। सो हमें बताना है धीरे धीरे खराब होने का एंटोनिम होगा क्या, बढ़ना होगा कि नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, और डिसइंटीग्रेट और स्पॉयलेज तो इसके सिनोनिम ही है। तो इसका जो एंटोनिम होगा डीके का वो होगा ग्रोथ। एंटोनिम बताना है एंड्योर का। ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड, उसने भूख और सर्दी को सहना। एंड्योर होता है सहन करना। टू बेयर, तो उसने सहना सीख लिया है। परसिस्ट होता है किसी भी चीज़ का सामना करना। रिकंसाइल होता है समाधान करना, और रेजिस्ट होता है विरोध करना। सस्टेन होता है किसी चीज़ को जिंदा रखना या फिर हेल्दी रखना, बनाए रखना जिसको बोलते हैं। टू कीप समथिंग और समबडी हेल्दी और अलाइव। सो आप खुद सोचिए, सहन कर, एक तो हो गया सहन करना कि भाई मेरे ऊपर कोई प्रहार हो रहा है, मेरा शोषण अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको सहन करता रहा हूँ। दूसरा कि अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसका शोषण कर सहने का विरोध जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, विरोध करना होगा कि नहीं होगा। परसिस्ट नहीं हो सकता, परसिस्ट तो होता है मतलब सहन करना ही होता है। रिकंसाइल समाधान करना, सस्टेन होता है किसी को जीवित रखना। तो ये सब तो इसके काइंड ऑफ सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमको बताना है एंटोनिम, वो है विरोध करना। अब एंटोनिम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, जो कि है टेंजिबल। ही कैरीज, वो लेकर के चलता है। दैट सोरो विद हिम नाउ, दुख को अपने साथ अब, वो अब दुख को अपने साथ लेकर के चलता है या फिर ढोता है। जस्ट अंडर द सरफेस, सतह के बिल्कुल नीचे। ऑलमोस्ट टेंजिबल, टेंजिबल होता है जिसको छू के महसूस किया जा सके, है ना। तो लगभग जिसको छू के महसूस किया जा सके। अब टेंजिबल का आपको बताना है क्या होगा एंटोनिम। टेंजिबल मतलब क्या एक्चुअल हो सकता है, एक्चुअल होता है वास्तविक। एंटोनिम तो नहीं होगा छू के देखने वाला, जिसको छू के दिया जा सके, देखा जा सके, और एक्चुअल जो हो, तो दोनों काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया नॉट एज अ फिजिकल थिंग, मतलब भाव में जो हो, भाववाचक, ओनली आइडिया में जो हो और रियलिटी में ना हो। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी बात है मोस्ट अप्रोप्रिएट की, तो थर्ड और फोर्थ को भी देख सकते हैं। तो डिटेक्टेबल, डिटेक्ट जिसको किया जा सके, जिसको खोजा जा सके, सो वो भी वास्तव में होगा जिसको खोजा जा सकता है। और डिस्टिंक्ट होता है बिल्कुल अलग, विशेष। तो ये तो मतलब ही इसका अलग हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है टेंजिबल से। तो जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट, जो कि केवल विचारों में रहता है। कोई भी बात अगर विचारों में है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बोला जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट है इडियम है टू लीड वन बाय द नोज। टू बी एंशियस टू स्टार्ट समथिंग, कोई भी काम शुरू करने से पहले चिंतित होना। टू हैव द फ्रीडम टू चूज, चुनने का अधिकार होना। टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, किसी को पूरी तरह काबू करना या पूरी तरह से जो है उसके ऊपर नियंत्रण करना। टू ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करना। आफ्टर फेलिंग एट समथिंग, किसी चीज़ पर फेल हो जाने के बाद दोबारा से प्रयास करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने हार नहीं मानी है अभी तक, आप उसको आगे तैयारी कर रहे हैं और निश्चित ही लगे रहिए, जल्दी ही आपको वो मीठा फल सफलता का ज़रूर चखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए टू लीड वन बाय द नोज का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड। देखिए ऑफ विच नहीं आएगा, यहाँ आएगा ऑफ दैट भी नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है या तो फॉर वॉट या फिर फॉर विच। तो जो मोर अप्रोप्रिएट है इन दोनों में भी वो है आई एम सॉरी फॉर वॉट। आई एम सॉरी फॉर को अलग समझिए, वाट माई मदर सेड। आई एम सॉरी फॉर, मैं शर्मिंदा हूँ लिए उसके जो मेरी माता ने कहा। तो जो मेरी माता ने कहा के लिए सेंस में आएगा फॉर वॉट। चलिए 16 है, सिनोनिम बताना है एक्सेंट्रिक का। एक्सेंट्रिक, सो आई डो नॉट नो वाई शी वियर्स, मैं नहीं जानता कि क्यों वो पहनती है ये एक्सेंट्रिक आउटफिट्स। आउटफिट्स होते हैं कपड़े, तो इस तरह के एक्सेंट्रिक कपड़े वो क्यों पहनती है मैं नहीं जानता। एक्सेंट्रिक होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अनोखा। सो एक्सपेंसिव हो जाएगा महंगा, एलिगेंट हो जाएगा अट्रैक्टिव, आकर्षक, लेविश हो जाएगा बहुत ज़्यादा खर्चीला, और बिजार होता है विचित्र,
या फिर अनोखा। तो जो इसका सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? महंगा बनेगा, आकर्षक बनेगा, या फिर खर्चीला बनेगा, या फिर अनोखा विचित्र बनेगा। तो यही बनना चाहिए कि नहीं बिजार। चलिए अगला, प्ले विद फायर, आग से खेलना। ये तो आपको पता ही है कि जब आप आग से खेलते हैं मतलब कुछ आप बहुत हटके रिस्की काम जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा हो वो करते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ कोई खेल खेलना। टू वेस्ट टाइम ऑन वर्थलेस थिंग्स, जो बेकार की चीज़ें हैं जैसे कि यूट्यूब और या फिर इंस्टाग्राम, उनके ऊपर अपना जो है समय वेस्ट करना। टू प्लीज़ समवन, किसी को खुश करना। टू डू समथिंग रिस्की, कुछ खतरनाक जिसमें रिस्क हो ऐसा कुछ करना। तो प्ले विद फायर का जो सही आंसर रहेगा वो है टू डू समथिंग रिस्की। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, दीज डेज, इन दिनों, जजिंग समवन, किसी का मूल्यांकन करना, इज़ ईजियर देन रेस्पेक्टिंग देम, उनका सम्मान करने से ज़्यादा आसान है। ईजियर है एक कंपैरेटिव डिग्री, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप इज़ देन का यूज़ नहीं करते, आप करते हैं THAN। सो जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। मोर ईजियर डबल कंपैरेटिव हो जाता है तो ये हो जाएगा गलत, ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जिन पॉजिटिव वर्ड्स का आप कंपैरेटिव बना सकते हैं जैसे कि ईजियर है तो इसका आप कंपैरेटिव बना सकते हैं, तो इसके साथ मोर का यूज़ नहीं करेंगे आप। सो ऑप्शन 4 भी गलत है। और ईजिएस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, तो इससे पहले एक तो द आएगा और बाद में देन नहीं आएगा, ये इसलिए गलत हो जाता है। सो सही जो आंसर है अपना वो है ऑप्शन फर्स्ट। 19 है क्वेश्चन, ही सेड द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट डैश पर इट्स यूजुअल ईयरली रेट। उसने कहा कि जो कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिव होती हैं सहकारी, आपने कोऑपरेटिव बैंक सुना होगा ना, तो कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ डन बाय पीपल वर्किंग टुगेदर, कि बहुत सारे लोग जो मिल करके करते हैं उसको सहकारी बोला जाता है। तो जो सहकारी है वो कंटिन्यू रखेगी इन्वेस्ट करना, पर दैट पर होना चाहिए, एज पर होना चाहिए, सच पर या सो पर। हमने कुछ भी नहीं सुना ऐसा दैट पर, सच पर या सो पर। तो एज पर होता है कि उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच इट्स यूजुअल ईयरली, जो इसका सामान्य जो वार्षिक रेट है, वार्षिक दर है, उसी के अनुसार। एज पर मतलब अकॉर्डिंग टू दैट, तो उसी के अनुसार वो इन्वेस्ट करना जारी रखेगी। 20 क्वेश्चन है, यंग साइंटिस्ट, जो युवा वैज्ञानिक हैं, प्लूरल है तो उसके साथ है वो बिल्कुल सही है। फ्रेश आइडियाज़, उनके नए विचार रहते हैं, होते हैं उनके पास। दे आर एम्बिशियस, एम्बिशियस होता है समवन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी सक्सेसफुल, सफल होने की बहुत अच्छी तकड़ी जिसमें जो है कामना हो उसको एम्बिशियस बोला जाता है। और हाईली प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब जो उत्पादक होते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो इसमें कहीं भी आपको क्या कोई एरर दिखाई दे रही है? यंग साइंटिस्ट के साथ में इन्होंने हैव का यूज़ किया है जो कि सही है, और ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट वाला नहीं है, ये है पोजेशन को दिखाने वाला, होने वाला, रखने वाला। तो जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके पास होते हैं फ्रेश आइडियाज़, वो एम्बिशियस होते हैं, सही है। दे के साथ आर का यूज़ हुआ है, फिर आगे एम्बिशियस है एंड हाईली प्रोडक्टिव, तो ये उनकी जो है उन्होंने क्वालिटी बताई है। सो इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अब है कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, जो मजबूत मानसिक स्वास्थ्य है, इज़ नॉट जस्ट द डैश ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि वो केवल नहीं है, क्या नहीं है, लीव, एब्सेंस, अटेंडेंस या फिर एडिक्वेसी। एडिक्वेसी होता है पर्याप्त होना, एडिक्वेट होता है सफिशिएंट, इनफ, और अटेंडेंस होता है उपस्थिति, एब्सेंस होता है अनुपस्थिति, और लीव होता है छोड़ना, है ना। तो स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ जो है वो केवल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, भाई आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आपके पास क्या होगा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, समस्याओं की नहीं होंगी ना, तभी तो आपके दिमाग की हेल्थ अच्छी है। तो नहीं को क्या बता रहा है, इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस, कि केवल अनुपस्थिति, किसकी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की अनुपस्थिति होना ही स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। फिर बाद में कह रहे हैं ये डैश मेंटली और इमोशनली हेल्दी इज़, क्या, बी मेंटली, बीन, या फिर एज, या फिर बीइंग। ध्यान दीजिए यहाँ पर बी की पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग का यूज़ होगा,
बीइंग ऑनेस्ट आई डिसाइडेड टू पे हिज मनी। समझ लीजिए आप इसको कि यहाँ पर बीइंग का यूज़ होगा, बीन और एज का तो होगा ही नहीं, और बीइंग की बी की जो पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग उसका यूज़ होगा। तो बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्दी के मानसिक और फिर इमोशनली हेल्दी होना इज़ डैश मोर देन, इज़ मोर से पहले क्या आना चाहिए, मच, वेरी, मैनी, मोस्ट। हमने मच मोर सुना है, बहुत ज़्यादा। हमने वेरी मोर, मैनी मोर या फिर मोस्ट मोर नहीं सुना। तो सही आंसर जो रहेगा वो है मच मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज़। कि भाई जो मेंटली और इमोशनली हेल्दी होना काफ़ी ज़्यादा है, किससे, बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन से, अवसाद से, एंजाइटी से या फिर जो और दूसरे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनसे फ्री होना से कहीं ज़्यादा है क्या, बीइंग मेंटली और इमोशनली हेल्दी। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ तुलना हो रही है दो कारणों की, कि देन से इधर भी बीइंग का यूज़ हुआ है और इधर भी बीइंग का। तो एक पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर बीइंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वेदर देन होना चाहिए, सूनर देन, नाइदर देन या फिर रेदर देन। देखिए देन का यूज़ आप दो तरीके से करते हैं, वेदर में नहीं करते, नाइदर में नहीं करते। सूनर में कर सकते हैं या रेदर देन में। रेदर देन का मतलब होता है बजाय इसके। तो जो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सूनर देन की कोई सेंस नहीं बन रही है, रेदर देन की बन रही है कि बजाय इसके द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, रेदर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, कि मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति के बजाय मेंटल हेल्थ रेफर्स के, मेंटल हेल्थ जो है वो नेम्स, रेफर्स, रिजेंबल्स होता है समान होना, किसी के लुक अलाइक होना। सो मेंटल हेल्थ मीन्स टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड लाइफ। कि भाई रेदर देन एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, कि मानसिक बीमारी के या दिमागी बीमारी की अनुपस्थिति के बजाय मेंटल हेल्थ जो है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो रेफ़र करता है या इशारा करता है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, के जो धनात्मक विशेषताएं हैं और पॉजिटिव आउटलुक जो हमारा दृष्टिकोण है ज़िंदगी की तरफ, उसको रेफ़र करता है या उसकी ओर इशारा करता है। यहाँ पर मीन्स नहीं आएगा, एक तो मीन्स के बाद आप टू नहीं यूज़ करेंगे, रेफ़र के बाद ही आप टू का यूज़ करते हैं। तो क्लोज टेस्ट आपको पढ़ के ही आएंगे, तो आप भी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट में हम लोगों से पूछ सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि उसका जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन दिया जाए। फिलहाल आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।